नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। ईरान जंग से आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं अली लारिजानी, उन पर इजराइल ने हमले का दावा किया है। अब ये दावा कितना सच्चा है, क्या वाकई लारिजानी कोई जान को कोई खतरा हुआ है, क्या वो घायल हुए हैं, या ये सिर्फ एक हवाई खबर है, इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इजराइल ने ये दावा किया है और इजराइल ऐसे दावे लगातार करता आ रहा है। आप जानते हैं कि जब से अयातुल्ला अली खामनी की मौत हुई है, उसके बाद से इजराइल और अमेरिका ने यही सोच रखा था कि ईरान को हम किसी भी तरह पस्त कर देंगे, क्योंकि अब उनके पास लड़ने वाला कोई नेता नहीं बचा है, कोई ऐसा लीडर नहीं बचा है जो खुलकर अमेरिका की चुनौती का सामना करे। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात से अनभिज्ञ थे, या वो जानबूझकर इस बात को नोटिस नहीं करना चाहते कि खामनेई के बाद एक पूरी लेगेसी जो है वो तैयार खड़ी हुई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई, उन्होंने भी अपना सुप्रीम लीडर का पद संभाल लिया। अमेरिका उनकी भी हत्या का दावा बार बार कर रहा है, हालांकि मुस्तफा खामनेई भी अभी जिंदा हैं और अपना काम संभाल रहे हैं, ये दावा ईरान ने किया है। और इधर अली लारिजानी, जो कभी सड़कों पर ईरान की जनता के साथ दिखाई देते हैं, जिनके जो पोस्ट, जो ट्विटर हैंडल पे लगातार जो अमेरिका और इजराइल को चुनौती देते रहते हैं, और आज ही लारिजानी का एक खत भी आया है तमाम मुस्लिम देशों के नाम, जो उन्होंने लिखा है कि इस समय जब हमको एकजुट होना चाहिए था, आप लोग एकजुट नहीं हुए हैं और ये गलत है। ये खबर जब आई अली लारिजानी के बारे में, तो थोड़ी देर बाद ये खबर आ गई कि इजराइल ने उन पर हमला किया है। अब इजराइल के इस दावे में कितना सच है, कितना झूठ, ये हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल ईरान जंग से ये एक बड़ी खबर आई है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि युद्ध का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद अब क्यूबा को भी हड़पने की सीधे सीधे धमकी दी है। क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इधर हम देख रहे हैं कि कल पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान पर हमला किया, एक बहुत बड़ा हमला जिसमें कम से कम 400 लोगों के मारे जाने की खबर है, और वो लोग भी जो इस समय अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। तो ये सीधे सीधे मानवता के खिलाफ की गई कार्रवाई इसको माना जा रहा है। पाकिस्तान की इस समय बहुत निंदा हो रही है, लेकिन अकेले पाकिस्तान की निंदा से क्या काम चलेगा? क्या हमको इस समय अमेरिका, इजराइल जैसी उन ताकतों को भी फटकारना नहीं चाहिए, जो पूरी दुनिया को अपने युद्ध का मैदान मान चुकी हैं, और उन्हें ये लगता है कि हम चाहे जिस पर हमला कर देंगे, चाहे जिस देश को हम हड़प लेंगे, या चाहे जिस देश को हम एक नक्शा, हम उस पर उंगली रख देंगे कि अब ये देश हमारा है। ये जो हरकत कर रहे हैं ट्रंप, और उनका साथ दे रहे हैं इजराइल, और उनका साथ दे रहा है पाकिस्तान, ये कहां तक जायज है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और अभी कल नवरोज भी होने वाला है, और आज नेतन्याहू, जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने ईरानी लोगों के नाम नवरोज को लेकर एक संदेश दिया है। नेतन्याहू ने लिखा कि ईरान के बहादुर लोगों के लिए मैं आप सभी को, जैसा कि मैं हर साल करता हूं, छुट्टियों के इस मौसम में शुभकामनाएं देता हूं, जिसकी शुरुआत रोशनी के त्योहार से होती है। अब यहाँ पर देखिए, विडंबना कहें या क्या कहें इसको राकेश जी, कि एक तरफ नेतन्याहू जो है वो ईरान के बहादुर लोगों को ये बधाई भी दे रहे हैं, छुट्टियों के इस मौसम में शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक तरफ आपने उन पर जंग छेड़ी हुई है, आप आम लोगों को मार रहे हैं, फिर आप उनसे कह रहे हैं कि रोशनी का त्योहार, जहां बारूद का गंध और धुआं है, भरा हुआ है, वहां आप रोशनी का त्योहार भी बता रहे हैं। और जो खबर है ये कि नेतन्याहू का जो इशारा है ये चहाशरम्बे सूरी की ओर है, जो बुधवार को ईरान का सबसे प्राचीन रोशनी और आग का उत्सव है, और बुधवार को मनाया जाने वाला है। नवरोज जो पारसी उत्सव होता है, और वहां पर इसको चहार शंबे सूरी कहा जाता है। तो ये जो नेतन्याहू का संदेश है, एक तरफ कल उन्होंने अपने जिंदा होने का सबूत दिया, आज वो अपना क्या दिल उनका धड़क रहा है, शायद इस बारे में भी शायद बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं ईरान के बहादुर लोगों को बधाई दे रहा हूं। और इधर लारिजानी पर हमले की खबर भी है, क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, ज्यादा महत्वपूर्ण बात है लारिजानी पर हमला। अगर हमला हुआ है तो युद्ध में इस तरह की सूचनाएं दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ प्रसारित करते रहते हैं, जिससे मनोबल तोड़ने का काम किया जाता है। इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के लोगों का मनोबल टूट जाए। असली लड़ाई वहीं पर टिकी हुई है। अब लड़ाई हथियारों की नहीं बची,
हथियार तो दोनों के पास पर्याप्त हैं और अच्छे खासे हैं, किसी का जखीरा भी खत्म होने वाला नहीं है। ये जो खबरें चलती हैं कि इजराइल की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, ये सब भी बेमानी है। दोनों के पास पर्याप्त हथियार है। इजराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ है और ईरान के साथ खड़े होने के लिए चीन, उत्तर कोरिया और रूस तैयार है। कम से कम सीधी लड़ाई में नहीं आएंगे तो हथियार तो मुहैया कराते ही रह सकते हैं, इससे उनका धंधा भी चोखा होता है। लेकिन किसी भी देश को युद्ध के समय मानसिक रूप से उसके मनोबल को तोड़ देना वो ज्यादा बड़ी बात होती है। ईरान इस लड़ाई में खड़ा रह गया, यही अपने आप में हैरत की बात। उनके सुप्रीम लीडर की हत्या, या उसे हत्या कहा जा सकता है या मौत कहा जा सकता है, हत्या ही है। एक देश के सुप्रीम लीडर पर बम गिराकर, मिसाइल गिराकर आप उसे मार दें। इसके बाद भी ईरान अपने पैरों पर खड़ा रहा। वहां के लोग आज भी सड़कों पर हैं। कल बीती रात लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर थे, पूरी रात लोग सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहले बात की थी, अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह सारे बड़े बड़े नेता सड़क पर उतरकर लोगों से मिल रहे थे बिना सुरक्षा के। अब इस मनोबल को तोड़ने का एक ही तरीका बचा है कि एक आध दो और बड़े नेताओं की हत्या करवा दी जाए, उन्हें मार दिया जाए, मिसाइल हमले या जैसे भी। इसी के चलते अब बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल ने ये खबर फैलाई है। हो सकता है इसमें सच्चाई हो, हमें इससे भी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अली खमेनी को मार सकते हैं, लारिजानी को मारना भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इस लड़ाई में बेहद अहम बात यह है कि ईरान की लीडरशिप कहीं बंकरों में नहीं छुपी है। रोज प्रेस के सामने आकर बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। चाहे वो सैन्य प्रवक्ता हो, वो रोज चुटकी लेने आ जाता है। अरागची हो, लारिजानी हो, ये कोई बंकर में छुपे हुए लोग नहीं है। लेकिन जब तक इसकी पुष्टि ना हो जाए तब तक इसे सिर्फ एक अफवाह मानना चाहिए। जी। ईरान का लोहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है अब, इन्हीं सब घटनाओं के चलते। आपने देखा होगा कि बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है। यद्यपि उन्होंने टेरर शब्द का भी इस्तेमाल किया। उनके लिए टेरर है, स्वाभाविक है। अमेरिका और इजराइल के लिए वो एक टेरर स्टेट है, टेरर रिजीम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी सारी चीजें स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने माना है कि वहां के लोग बेहद समझदार हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण हैं, उनका IQ बहुत हाई है। अगले ही वाक्य में वे कहते हैं अगर इतने समझदार और बुद्धिमान नहीं होते तो इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। आप कल्पना कीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान के लोगों के IQ की तारीफ कर रहा है। दूसरे, स्ट्रेटेजिकली भी, रणनीतिक तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी, हमने ये सोचा भी नहीं था कि ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर सकता है। इसे देखने के बाद हम लोग चकित रह गए, हैरान रह गए। ये सारी बातें ये बता रही है कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताकत को स्वीकार कर लिया है। अब उसे कुछ लोग राजनीतिक भाषा शैली में कह सकते हैं कि ईरान ने हार स्वीकार कर ली, अमेरिका ने हार स्वीकार कर ली है। लेकिन अभी ये घुटने टेकना तो कहा जा सकता है कि थोड़े से घुटने नीचे हुए हैं, लेकिन लड़ाई चलेगी। बीती रात भी चाबहार पर हमला हुआ, एक दिन पहले ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लारिजानी को मारे जाने की खबर है, ये शायद इसलिए भी उड़ाई गई है कि पिछले 48 घंटे से बेंजामिन नेतन्याहू की खुद की जिंदगी को लेकर सवाल खड़े हो गए। वे जिंदा हैं या नहीं, हमने कल भी बात की थी। उनका जो वीडियो था वो AI से बना हुआ था, उसमें से कॉफी बाहर क्यों नहीं गिर रही, जो भी चीजें थी। बार बार अगर उन्हें यह साबित करना पड़े कि वे जिंदा हैं, इसके वीडियो बनाना पड़े, वे वास्तविक भी हों या AI वाले हों, तब भी ये इजराइल के गिरते मनोबल की निशानी है। ईरान तो कभी जवाब देने नहीं आता। लगातार अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो मुस्तफा खमेनी है, शुरू में कहा वे गंभीर घायल हैं, फिर खबर उड़वाई कि वे मारे गए हैं।
ईरान ने कोई दावा नहीं किया, ना उन्होंने कोई वीडियो बनाकर जारी की है। जो करना है सड़क पर उतरकर दिखा देंगे या आसमान में मिसाइलें भेजकर। जी जी। तो अभी हमें ठहर कर इस पर नजर रखना पड़ेगी कि लारिजानी के साथ क्या हुआ है। जी बिल्कुल, और लारिजानी के साथ क्या हुआ है इसकी खबर तो आ ही जाएगी। इस बीच उनका लिखा एक खत जो है वो अब चल रहा है, जिसमें उन्होंने सारे मुसलमानों को और इस्लामी देशों को एक ओपन लेटर लिखा और ये कहा कि इस समय हम सबको एकजुट होना चाहिए। अपने लेटर में लारिजानी ने लिखा है कि ज्यादातर इस्लामी देशों ने केवल बयान दिए लेकिन ईरान के साथ मजबूती से खड़े नहीं हुए, और इसको निराशाजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि ईरान को जिस एकजुट समर्थन की उम्मीद थी वो नहीं मिली। अगर इस्लामी उम्मा यानी मुस्लिम समुदाय एकजुट हो जाए तो वो सुरक्षा, प्रगति और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकती है। और लारिजानी ने यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान मदद की पुकार सुने और मदद न करे तो वो सच्चा मुसलमान नहीं है। ये लारिजानी ने कहा था। और उधर जो ट्रंप की बात आपने कही, तो ट्रंप ने जो यहाँ पर एक खास बात ये कही थी राकेश जी की ईरान पर हमला न करने का नतीजा भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध या परमाणु हमले के तौर पर निकल सकता था। आज उन्होंने अपने जो ईरान पर हमले को जस्टिफाई किया और ये कहा कि मैंने बिल्कुल सही किया, और क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ईरान जो है वो परमाणु हथियार निकालता और वो तमाम मिडिल ईस्ट को जो खत्म कर देता। तो यहाँ पर ट्रंप ने ये जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की बात छेड़ दी, परमाणु युद्ध की बात छेड़ दी, अभी तक तो वो परमाणु हथियार जो है हम खत्म करेंगे ये बोल रहे थे, लेकिन अब वो एक कदम आगे बढ़कर ये डर दिखा रहे हैं कि अगर मैं ईरान पर हमला नहीं करता तो ईरान जो है वो परमाणु हथियार न केवल हम पर बल्कि वो मिडिल ईस्ट को भी खत्म कर देता। ये इस तरह के दावे, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ट्रंप किस सोच से संचालित दिख रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब इस लड़ाई को उस बहाने की तरफ ले जाना चाह रहे हैं जिसके जरिए वे दुनिया को बता सकें कि लड़ाई सही छेड़ी गई। जहां तक तीसरे विश्व युद्ध का सवाल है तो इस दुनिया को उस कगार पर ले जाने का काम भी तो ट्रंप ही कर रहे हैं। किसी पर हमला नहीं किया। परमाणु हथियारों का जहां तक सवाल है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा बार बार यह दोहरा चुकी है कि यूरेनियम संवर्धन ईरान ने शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किया है। हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं मिला कि वो कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और धमकी कौन दे रहा है? जो खुद जखीरा रखे हुए हैं परमाणु हथियारों का। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो ईरान किस पर परमाणु हमला करने वाला था और क्यों करने वाला था? उसकी तो खाड़ी देशों से भी कोई सीधी लड़ाई नहीं थी। इजराइल के साथ जो संघर्ष है वो फिलिस्तीन को लेकर भी है। फिलिस्तीन का समर्थन करता है ईरान। तो ये जो बहाना तलाश रहे डोनाल्ड ट्रंप, ये भी फेस सेविंग के लिए है। यद्यपि उन्हें इतनी लोकलाज की चिंता रहती नहीं है कि वो चिंता करें दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया के सोचने की उन्हें चिंता होती तो इस लड़ाई को शुरू ही नहीं करते हुए। तो मेरा ऐसा मानना यह है कि अब ये सारी चीजें लकीर पीटने का काम कर रहे हैं। कोई ना कोई बहाना तलाश कर दुनिया को ये बता देना कि अगर मैं ये लड़ाई नहीं छिड़ता, ये छोटी लड़ाई नहीं छिड़ता तो एक बड़ा महायुद्ध होने वाला था। महायुद्ध तो तब होता जब और कई देश इसमें शामिल होते। खाड़ी देशों की चिट्ठी की बात आपने कही है और नेतन्याहू की चिट्ठी ईरान को, इन दोनों को भी जोड़ने की जरूरत है। देखिए, नेतन्याहू ईरान के लोगों का भावनात्मक साथ लेना चाहते हैं, उनको उकसाना चाहते हैं कि किसी तरह से वर्तमान जो निजाम है, वहां की जो सत्ता है, लारिजानी हो, मुस्तफा खमेनी हो, इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। इजराइल आपके साथ भावनात्मक रूप से साथ है, रोशनी का त्योहार मनाइए, हम साथ में हैं। अरे जिस देश पर मिसाइलों से हमला करके रोशनी मिटाने पर तुले हुए हैं, जिन बच्चों ने अभी दुनिया नहीं देखी थी, जिनकी आंखों ने अभी पूरी रोशनी दुनिया की नहीं देखी थी, उन्हें कब्र में पहुंचा दिया और अब आप चिट्ठी लिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो ईरान की चिट्ठी है मुस्लिम देशों को, अरब देशों को, वो भी एक भावनात्मक दांव है। उम्मत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम पर लोगों की भावनाओं को और उन देशों में रहने वाले नागरिकों को। देखिए, वहां के जो शासक हैं, शेख लोग हैं, वे तो अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के पिट्ठू हैं, उनकी गोद में बैठे हैं। लेकिन जो आम जनता है, अवाम जो है, वो जरूरी नहीं अमेरिका परस्त हो।
वो जरूरी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का प्रशंसक हो। इसलिए ईरान ने इस तरह की चिट्ठी लिखकर उस कमजोर नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की है जो मजहब के नाम पर धड़कती है। जी। मोहम्मद साहब का नाम लेना, मुसलमानों की एकता की बात करना, शिया सुन्नी सब एक हो जाए इस वक्त, इसकी बात करना एक कूटनीतिक पहल है। एक तरफ उन्हीं देशों पर हमला किया जा रहा है, अमेरिका के फौजी अड्डे निशाने पर हैं, लेकिन वहां के नागरिकों को अपने साथ करने की कोशिश है। तो इसके जरिए वहां के नागरिक भी अगर खड़े हो जाएं, अपने अपनी सल्तनतों के सुल्तानों से, शेखों से, सम्राटों से कहें कि इस लड़ाई में अमेरिका का साथ मत दो, तो भी ईरान का काम बन जाएगा। और अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके एक और कसर पूरी कर दी है। तो लड़ाई को अब एक तरह से मजहब की तरफ ले जाने की कोशिश चल रही है। जी बिल्कुल। और अमेरिका और अमेरिका की फौज इस कोशिश में पहले से लगे हुए हैं। 2000 शिकायतें अमेरिकी फौजियों ने दर्ज कराई हैं कि उनसे कहा जा रहा है, बड़े अफसर ये कह रहे हैं, अमेरिका की सरकार कह रही है कि ये धर्म युद्ध है। सैनिकों ने शिकायत की है, ये धर्म युद्ध नहीं है, हम इसको धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार नहीं। तो दोनों तरफ से मोर्चा अलग अलग कोण से खुला हुआ है। जी जी बिल्कुल। और आपने जिक्र किया राकेश जी की अफगानिस्तान पर हमला, और यहाँ पर फिर वही बात दिखती है कि कैसे धर्म के नाम पर आप एक तरफ आप बताते हैं कि सब मुसलमान एक, और लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि हर जो थोड़ा ताकतवर है वो अपने से कमजोर को दबाने की कोशिश, जो ट्रंप ने एक शुरुआत की, उनके पिट्ठू जो है वो सारे यही काम कर रहे हैं। तो कल जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला किया है और एक अस्पताल पे किया जिसमें कम से कम 400 लोग मारे गए हैं और 250 के करीब घायल हुए हैं। इस बारे में तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत, उन्होंने ये कहा है कि हमला काबुल के ओमिद नामक 2000 बिस्तरों वाले ड्रग रिहेबिलिटेशन अस्पताल यानी नशा मुक्ति केंद्र पर हुआ, जहां मरीजों का इलाज चल रहा था, और अस्पताल के बड़े हिस्से तबाह हो गए, आग लग गई और बचाव दल अब भी शव निकालने और आग बुझाने में जुटे हैं। तो ये जो बहुत ही मार्मिक खबर है, अब भले वो मरीज जो थे वो नशे के उसमें होंगे, लेकिन वो सुधरने की उसमें थे और प्रयास में, और वैसे भी कोई कमजोर को आप मारकर क्या साबित करना चाहते हैं। और यहाँ पर तालिबान के प्रवक्ता हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इसको मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। यहाँ ये सब चल रहा है राकेश जी, और इस बीच भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो खास काबिल गौर करने वाली है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की सुनियोजित कोशिश की है, और इस मंच से मैंने यूएन से भारत के खिलाफ बार बार झूठे और निराधार आरोप लगाए हैं। और भारत ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक भारत जो है मुसलमानों का घर है और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक है, और जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय अपना प्रतिनिधि खुद चुनता है और जो उनकी आवाज उठाते हैं। ये यूएन में आपने बात रखी भारत की, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हालांकि यहाँ पर अब सरकार या जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो कैसे माहौल बदल रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, जो विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान पे हमले को लेकर कहा कि अस्पताल एक ऐसा संस्थान है जिसे किसी भी स्थिति में सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता। फिर पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, ये भारत ने कहा। तीसरा बिंदु जो भारत ने ये कहा, पुरानी प्रवृत्ति का आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सीमा पार हिंसा का सहारा लेता रहा है और ये उसी प्रवृत्ति का हिस्सा है। चौथा बिंदु जो है विदेश मंत्रालय का कि रमजान के पवित्र महीने में इस तरह का हमला इसे और ज्यादा निंदनीय बनाता है। यह समय शांति, आत्ममंथन और दया का होता है। ऐसे में अस्पताल और मरीजों को निशाना बनाना किसी धर्म या कानून के तहत उचित नहीं है। और फिर भारत ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस घटना के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने और अफगानिस्तान में नागरिकों को निशाना बनाने की घटनाओं को तुरंत रोकने की मांग हम करते हैं। और आखिर में भारत ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। और भारत ने इस कठिन समय में अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। ये बहुत ही सही लाइन, जितने बिंदु मैंने पढ़े सब बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ,
यही भारत था, है और होना चाहिए। लेकिन जितनी बातें अफगानिस्तान पर हमले को लेकर इस समय तुरंत ही प्रतिक्रिया आई, कल हमला हुआ, आज भारत ने बिल्कुल 5-6 बिंदुओं में अपना पूरा मंतव्य स्पष्ट कर दिया। ईरान को लेकर क्यों भारत ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया? वहां भी स्कूल में हमला हुआ, वहां के सर्वोच्च नेता को मारा गया, वहां पर आम जनता पर जिस तरह से वो हुए, अत्याचार हुए, जिस तरह से वहां की संप्रभुता पर भी तो अमेरिका ने हमला बोला, जब वो ये कह रहा है कि हम अपनी मर्जी की सरकार वहां बनवाएंगे। तब भारत को क्या एक ही जैसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए? यहाँ पर अब देर आए लेकिन क्या दुरुस्त आए हैं, राकेश जी? देखिए, जैसा कि आपने कहा, हम भी ऐसा मानते हैं कि विदेश मंत्रालय का, भारत सरकार का ये बयान सचमुच स्वागत योग्य है जी। यही होना चाहिए। भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को किसी भी दूसरे देश पर, किसी तीसरे देश के हमले की इसी तरह निंदा करना चाहिए। बेकसूरों की मौत पर इसी तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन काश कि कोई नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को यह बता दे कि ईरान नाम का एक देश है, उस पर भी 18 दिन से हमले हो रहे हैं। काश कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय को बताए कि रमजान के ही पाक महीने में ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, वहां भी स्कूल पर हमला हुआ है, 125-150 से ज्यादा बेकसूर बच्चियां मारी गई हैं। जिस तरह यहां अस्पताल पर हमला निंदनीय है, मानवता पर अपराध है, उसी तरह किसी स्कूल में मासूम बच्चों को मार देना भी मानवता के खिलाफ अपराध है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और विदेश मंत्रालय को सचमुच में नहीं मालूम है कि ईरान पर हमला हुआ है? क्या उन्हें नहीं मालूम है ईरान का सुप्रीम लीडर मारा गया है? अगर हां, तो 18 दिन बीत गए हैं जंग शुरू हुए, आज तक ठीक यही बयान, ये नहीं शब्दों में, इसी भावना के साथ क्यों नहीं जारी किया गया? अब तक सरकार ने ईरान के सुप्रीम लीडर, उस पर हमले की निंदा क्यों नहीं की है? कम से कम सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक जता देते, 2 शब्द का सादर नमन, RIP कुछ तो लिख देते। लेकिन ऐन पड़ोस में पाकिस्तान ने हमला किया है, इसलिए तालिबान की चिंता हो रही है। वैसे भी आजकल हमारे तालिबान से संबंध बहुत अच्छे हैं। अंधभक्त तालिबान को गालियां देते हैं। मोदी सरकार तालिबान की सरकार को $200 अरब की मदद देती है। वहां के जब मंत्री आते हैं तो उनको वही VIP प्रोटोकॉल मिलता है जो मिलना चाहिए किसी भी देश के मंत्री को। उनकी शर्तें ऐसे मान ली जाती हैं कि अगर मंत्री कहता है महिला पत्रकार नहीं आएंगी या पर्दादारी में रहेंगी, तो भारत सरकार जो हुक्म तालिबान का वैसा का वैसा मान लेती है। हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला, प्रश्रय देने वाला मुल्क है, देश है। उसने अफगानिस्तान पर जो हमला किया वो निंदनीय है। जितनी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, होना ही चाहिए, की ही जानी चाहिए। भारत सरकार से जो बन पड़े अफगानिस्तान की मदद करना चाहिए। वहां जो भी राहत कार्य, दवाई, खाना पीना, जो सामग्री दे सके वहां भेजना चाहिए। इराक में भी हमने भेजी थी। जब इराक पर हमला हुआ था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। संसद में शोक प्रस्ताव पारित किया गया था वहां लोगों के मारे जाने पर। अमेरिका के हमले की निंदा की गई थी। UN से कहकर इराक की मदद की गई थी $100 अरब की। आंकड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो। आज हम ईरान के साथ वही सुलूक क्यों नहीं कर रहे हैं जो इराक पर हमले के समय किया था? आज के साथ वैसे ही क्यों नहीं खड़े हैं जैसे आज अफगानिस्तान के साथ खड़े हो गए? मिनटों में, घंटों में प्रतिक्रिया दे दी विदेश मंत्रालय। इससे साफ है कि भारत सरकार और सरकार के मुखिया की विदेश नीति चौराहे पर खड़ी है। उनको पता ही नहीं है कब क्या करना है। और अंतिम बात इसमें जोड़ दें कि भारत सरकार की और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, कूटनीति की जीत का ढिंढोरा पीटा गया था अभी 2 दिन पहले। हरमुज जलडमरू मध्य से 2 जहाजों के निकलने पर बीजेपी इंडिया, जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है, उस पर नरेंद्र मोदी और सरकार के कसीदे काढ़े गए।
बताया गया कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री ट्वीट कर रहे थे। जो सूचना मैं देना चाहता हूं वो सूचना ये है कि भारत की कूटनीतिक जीत वाले ये ट्वीट अब बीजेपी के हैंडल से डिलीट कर दिए गए। धर्मेंद्र प्रधान ने भी हटा दिया है। कोई इनसे पूछे कि 2 दिन पहले जो चीज आपकी कूटनीतिक जीत थी, नरेंद्र मोदी का जलवा था, तो ट्वीट हटा क्यों दिए, डिलीट क्यों किए? क्योंकि ये सच सामने आ चुका है कि अब भी 22 जहाज हॉर्मुज़ पर फंसे हुए हैं और उन 2 जहाजों को आने के लिए भारत सरकार ने कोई समझौता किया है, कोई सौदा किया है, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। ये जो गफलत है, ये जो नासमझी है, और सीधे कहा जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के मामले में शून्य समझ है, उसकी सजा देश भुगत रहा है। भारत के आम नागरिकों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी सर। जी बिल्कुल। और ये जो चयनित संवेदनशीलता है, ये विदेश नीति में नहीं चलती। आपको हर इस पर एक जैसा स्टैंड रखना होता है, जिसमें नरेंद्र मोदी बिल्कुल ही, यहाँ पर हम बिन पेंदी के लोटे जैसे दिखाई दे रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो ये जो ठीक है, ये भारत की छवि के लिए ठीक नहीं है। हालांकि भारत से लोगों को अभी भी उम्मीद है। अभी फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब, जो आए हुए थे कुछ समय पहले, अभी भारत आए हुए थे। आज का उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच 28 फरवरी से चल रहे युद्ध को रोका जाना जरूरी है और इसमें भारत जैसे देशों की भूमिका अहम हो सकती है। तो भारत से लोग कितनी उम्मीद रखते हैं, ये एक इस बयान से जाहिर हो रहा है। हालांकि हम नहीं जानते कि स्टब के ऐसे कहने के पीछे और क्या रणनीति है। फिलहाल तो ये दिख रहा है कि वो भारत से उम्मीद रख रहे हैं और इसमें मोदी जी को एक मौका भी दे रहे हैं कि साहब अब आप थोड़ा सा दिखा दीजिए हिम्मत, हम सब आपके साथ आ जाएंगे। इधर मोदी जी के पास एक मौका और है, जिस चयनित संवेदनशीलता या एक स्टैंड लेने की जो बात मैंने कही है राकेश जी, क्यूबा क्यूबा पर हमले के या उसको कब्जा करने की जो बात ट्रंप ने फिर कही है। ट्रंप ने ये कहा है, मैं सोचता हूं मुझे क्यूबा लेने का सम्मान मिलेगा, मैं चाहे तो उसे आजाद कर दूं, जो मैं चाहूं कर सकता हूं। ये ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। और ये भी कह रहे हैं कि क्यूबा अभी कमजोर है और अमेरिका मतलब अभी ये लग रहा है क्योंकि क्यूबा में इस समय पूरा जो पावर ग्रिड जो है वो फेल हो चुका है और वहां के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल, उनका ये कहना है कि देश को पिछले 3 महीनों में कोई बड़ा ईंधन शिपमेंट नहीं मिला, बिजली संकट के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और रोजमर्रा की जो दिक्कतें आ रही हैं वो अलग। तो ये जो बिजली संकट आया है, इसमें भी वेनेजुएला में जो चेंज हुआ, अभी राष्ट्रपति को जिस तरह से अगवा करके, और ये अमेरिका का जब से वहां कब्जा एक तरह से हुआ है, उसके बाद क्यूबा में ये संकट बढ़ा है। और इस समय ट्रंप का ये कहना, आप ईरान पर अभी तक आप अपने रिजीम आप चेंज नहीं करा पाए, वहां पर जंग कब रुकेगी आप नहीं जानते, लेकिन इस बीच आप एक नया मोर्चा और खोल रहे हैं क्यूबा को लेकर। और ये जो बयान है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर अब दुनिया को एक मैसेज मिल गया है कि अब सब लोग सावधान हो जाएं इस आदमी से? क्या कहेंगे राकेश? देखिए, दुनिया को तो बहुत समय से मैसेज मिल रहा है कि इस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। हमें दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन भारत का हम जरूर जानते हैं कि हम और हमारा देश, हमारी सरकार आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप से सावधान नहीं है, बल्कि उनके साथ गांठ बांध चुके हैं दोस्ती की, और वो भी ऐसी जिसमें देश का स्वाभिमान गिरवी रख दिया गया है। क्यूबा के मामले में आपने जो कुछ कहा वो बहुत गंभीर चेतावनी है दुनिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं ले सकता हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, आई विल टेक क्यूबा, मैं उसको आजाद करा दूंगा। किसे आजाद कराना है? किसी और देश का कब्जा है क्या क्यूबा पर? और भारत के लिए इसलिए बेहद चिंता का सबब होना चाहिए कि क्यूबा भी हमारा बहुत परंपरागत मित्र रहा है। फिदेल कास्त्रो कूटनिरपेक्ष सम्मेलन में दिल्ली आए थे। हमारे प्रधानमंत्रियों के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, क्यूबा के साथ भारत के रिश्ते बेहद दोस्ताना रहे हैं। उस देश पर अगर अमेरिका कब्जा करना चाहता है तो आज ही भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्रालय को बयान देना चाहिए कि दुनिया के किसी भी सार्वभौम देश को इस तरह हड़पा नहीं जा सकता। बिना नाम लिए ही कम से कम निंदा कर दीजिए कि ऐसा सुना है क्यूबा को कोई हड़पना चाहता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए।
पर प्रधानमंत्री और सरकार ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। क्यूबा का संकट बहुत बड़ा है, उस पर जो प्रतिबंध चल रहे हैं वर्षों से, उसके चलते उसे तमाम सारी सामग्री का आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके चलते पूरा देश अंधेरे में डूबने के कगार पर है। ऊर्जा का इतना बड़ा संकट है। कल हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता क्या? हमारे ऊपर भी तो प्रतिबंध लगाए जाने की घटनाएं पहले हो चुकी हैं। जब हम परमाणु परीक्षण कर रहे थे, परमाणु समझौता नहीं कर रहे थे, पहले हमने परीक्षण किया तब प्रतिबंध लगे थे। तो क्या हम आने वाले कल में अमेरिका की इस तरह की दादागिरी के लिए भी तैयार रहें कि हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाए, ऊर्जा का संकट हो या और तरह के संकट पैदा हो जाए? उससे पहले भारत सरकार को सीना तानकर गलत को गलत कहना चाहिए, सही के पक्ष में खड़े होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये बात क्यूबा के बाद तो हमको ज्यादा सावधान इसलिए होना चाहिए राकेश जी, क्योंकि कल जो एक रिपोर्ट आई जिसमें आरएसएस को तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका की वो एजेंसी है उसने कहा ही, लेकिन साथ साथ उसने रॉ पर भी सवाल उठाए जो हमारी खुफिया एजेंसी, और ये कहा कि ये हमारे यहाँ आकर, पहले भी हम लोग देखें कि किस तरह वो आरोप लगा चुके हैं कि आप यहाँ पर हत्याओं में शामिल हैं। तो कब किस बात को बढ़ा चढ़ाकर, और एक बहाना ही तो चाहिए ट्रंप को कहीं भी अपनी दखल बढ़ाने के। तो अगर वो ईरान पे ये कर सकते हैं, अगर इजराइल के जरिए फिलिस्तीन को पूरा, गजा को पूरा हड़प सकते हैं, वेनेजुएला में ये कर सकते हैं, क्यूबा में करने की इशारों में बात कर सकते हैं, तो भारत कब तक ऐसे सुरक्षित रह पाएगा? ये इस बारे में अब चिंता करना शुरू कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। और इस समय फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर जो हमने शुरुआत में जिसकी चर्चा की कि अली लारीजानी वो किस स्थिति में है, क्या वो ठीक है, क्या ईरान में कोई और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इस सब पर भी अब आगे हमारी नजर बने रहेगी। तो राकेश जी, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए डीबी लाइव के साथ जुड़े रहिए, और देखते हैं कि ईरान से आगे और कौन सा बड़ा अपडेट आता है। नमस्कार।